हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम अपना अगला कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारा नॉर्मेलिटी। तो हम अब नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। ये एक बड़ी ही नई चीज़ होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। बच्चों, तो मोल आप जानते हैं एक संख्या को बोला जाता है, एक खास प्रकार की संख्या को बोला जाता है मोल। वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी एक खास प्रकार की संख्या होती है, ठीक है। तो जैसा मोल है वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो मोल और फर्क है मतलब, लेकिन एक जैसे हम इसको ले सकते हैं। तो मोल भी एक संख्या को बताता है और ग्राम इक्विवेलेंट भी संख्या को बताता है। तो मोल आप जानते हैं ना, मोल कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूंगा बच्चों मोल निकालो, तो मोल निकालने का फॉर्मूला है मास इन ग्राम, ठीक है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास क्या है, मोल निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर कोई पूछेगा आपसे भैया मोल निकालिए, ठीक है, आपसे पूछेगा कोई कोई कहता है आपको 49 ग्राम H2SO4 का क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। तो इसका कितना आसान है फॉर्मूला। तो मोल्स बराबर हो जाएगा, मास कितना हो गया 49 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 होता है। तो आपने क्या करना है, इसको बस सिंपली डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपको तो यहाँ आपको इसके क्या मिल जाएंगे, मोल्स नहीं मिल जाएंगे। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये लगभग लगभग मोल्स के जैसा ही होता है बच्चों, ठीक है। तो ये लगभग लगभग क्या है, हमारा मोल्स के जैसा ही है। तो बस इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है सेम, मास मास इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में इसका मास लेना है अपॉन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखा है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना पड़ता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लेना पड़ता है या इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ता है, ठीक है। क्या लेना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूले को अच्छे से रट लो, ठीक है। ये और ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको अच्छे से गहराई से याद कर लो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पे मोल बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है बच्चों, उसको समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट का मतलब या इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है ये सेम मॉलिक्यूलर मास ही है, मॉलिक्यूलर मास से निकलता है ये। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है आपका जो मॉलिक्यूलर मास है अपॉन कितने H+ छोड़ रहा है वो सब्सटेंस, या कितने OH नेगेटिव छोड़ रहा है, ठीक है, बस इससे। तो कितने H+ छोड़ रहा है या कितने OH नेगेटिव छोड़ रहा है, इससे हम क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर, उस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें दूसरे और बहुत बड़े बड़े टॉपिक देखने हैं। बस ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि भाई मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर और यहाँ पे बस इतना फर्क है कि यहाँ पे मास ले रखा है, मॉलिक्यूलर मास लिया है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट मास लिया है। और इक्विवेलेंट मास भी, इक्विवेलेंट वेट भी मॉलिक्यूलर मास से ही निकलता है, बस इतना समझ लो। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है कि उस सब्सटेंस का कितना मॉलिक्यूलर मास है और वो कितने H+ छोड़ सकता है या कितने OH नेगेटिव छोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोलेगा H2SO4 का, H2SO4 के 49 ग्राम का 49 ग्राम का, अगर मुझसे कोई बोलता है कि H2SO4 के, इसको चलो मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। कोई पूछेगा मेरे से H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया आपसे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, इक्विवेलेंट मास कितना है, तो आप कैसे निकालोगे उसको। आप बोलोगे यार इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 हो गया, और बट्टा वो कितने H+ छोड़ेगा, मैक्सिमम 2 H+ छोड़ेगा, 2 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आ गया इसका, 49, ठीक है। तो 49 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होता है, 98।
लेकिन उसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है 49। इसको ध्यान रखना। कोई बोलेगा HCl का इक्विवेलेंट मास निकालिए, क्या बोलेंगे? HCl का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो HCl का इक्विवेलेंट मास बराबर होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है उसको निकालेंगे। क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। और ये कितने H प्लस छोड़ेगा? 1 H प्लस छोड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 36.5। ठीक है, तो यहाँ से हम दो बातें यहाँ से हम ये समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये एक संख्या को दर्शाते हैं बस। ठीक है, ये एक संख्या को दर्शाते हैं, और उस संख्या को निकालने का, उस नंबर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स के केस में मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के केस में मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कोई नई चीज नहीं है, इक्विवेलेंट मास बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लो कि इक्विवेलेंट मास निकलता मॉलिक्यूलर मास से ही है। बस आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देना है, कितने H प्लस या कितने OH माइनस वो पदार्थ छोड़ सकता है, उस आधार पे आप उसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालने के लिए बोलेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको ऊपर लिखेंगे, और ये 2 OH माइनस छोड़ सकता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आ गया आपको? अच्छा, इक्विवेलेंट मास आ गया, तो इक्विवेलेंट मास को यहाँ रखेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके निकल के आ जाएंगे। अब आते हैं नॉर्मेलिटी क्या है, बस लास्ट इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है भाई, नॉर्मेलिटी क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मान लो ऐसे। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी बिल्कुल मोलैरिटी जैसी चीज है। ठीक है, मोलैरिटी में क्या कहा था मैंने, 1 लीटर का मैं सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं, उस 1 लीटर के सोल्यूशन को बनाने के लिए 5 मोल डाल दिए। मान लो मैंने 1 लीटर का सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए मैंने सोल्यूट के 5 मोल डाल दिए, तो मोलैरिटी क्या हो गई, 5 कैपिटल M हो गई। अगर 6 मोल डाल दोगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर 7 मोल डाल दोगे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर 10 मोल डाल दोगे मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आप सोल्यूट के कितने मोल डाल रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, वैसी नॉर्मेलिटी भी है, बस नॉर्मेलिटी में मोल्स नहीं बोलते। नॉर्मेलिटी में क्या नहीं बोलते, मोल्स नहीं बोलेंगे, वहां पे क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। दोनों एक ही जैसा ही है, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन मतलब सेंस एक ही जैसा है। तो जैसे मोल कोई नंबर होता है, डजन जैसे एक नंबर होता है, डजन 12 वस्तु को एक डजन कहते हैं, वैसे मोल भी एक नंबर है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर होता है। बस इसको निकाला कैसे आता है, यहाँ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से। तो यहाँ पे अभी तक हम, यहाँ पर जो हम परिभाषा दे रहे थे मोलैरिटी की, तो वहां पे हम मोल्स बोल रहे थे। तो नॉर्मेलिटी में मोल्स नहीं बोलना है, नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट बोलना है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर मैंने सॉल्यूट के 5 ग्राम इक्विवेलेंट, कितने, 5 ग्राम इक्विवेलेंट अगर मैंने डाल दिए, ठीक है, 5 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिए अगर मैंने, जैसे 5 मोल डाल रहा था तो 5 कैपिटल M आ रही थी ना मोलैरिटी, तो वैसे 5 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने डाले हैं, किसमें, 1 लीटर में। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी 5 कैपिटल N। अगर 6 ग्राम इक्विवेलेंट डालोगे तो नॉर्मेलिटी आएगी 6 कैपिटल N। अगर 10 ग्राम इक्विवेलेंट डालोगे 1 लीटर को बनाने के लिए तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी 10 कैपिटल N। ठीक है, तो समझ गए, तो 10 डालोगे 10 आ जाएगी, अगर 15 डालोगे तो 15 आ जाएगी। तो यानी कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम को जी भी लिखते हैं, वैसे मैं GM लिख रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, को नॉर्मेलिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं बोलूंगा, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि भैया NaOH के 3 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो नॉर्मेलिटी होगी, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी, स्पेलिंग देख लेना गलत हो रही है, तो नॉर्मेलिटी होगी हमारी 3 कैपिटल N। ठीक है, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं। अगर मान लो यार ये 1 लीटर ना दिया हो या 10 लीटर दे रखा हो, अगर मान लो ये 15 लीटर दे रखा हो, तो भाई आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है भाई, मोलैरिटी का क्या था, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी का होगा नंबर, वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहां होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, जैसे मोल निकलता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मोल निकलता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, याद होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इसको कहीं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे आप, इक्विवेलेंट मास निकालोगे कैसे, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितने H प्लस छोड़ेगा या कितने OH माइनस छोड़ेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब नॉर्मेलिटी का वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बस ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे ऐसे, ग्राम इक्यू या EQ लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है लीटर, तो ये अपॉन लीटर यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जैसे आपका मोलैरिटी था तो वो मोल अपॉन वॉल्यूम था, तो वहां पे मोल अपॉन मोल पर लीटर था वहां पे, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे, यस। इसी को हम कैसे दर्शाते हैं, इसी को हम कैपिटल एन लिखते हैं, इसी को हम कैपिटल एन लिखते हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एन। तो ये हमने बच्चों डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारी हो चुकी हैं, इसको आप जरूर पढ़िए। अब अगली क्लास में हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मैं एक आपको क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन भी बता दूंगा अगली क्लास में, और हम इसके फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन सभी के, और फिर हम रॉल्ट लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास के लिए अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस बीच हम आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं ट्राई करते हैं उनको भी सॉल्व करने की, ठीक है, उनको भी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।